चलिए यात्रा शुरू करते हैं जहां पर हमने इसको छोड़ा था। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। हमने अपने पहले वीडियो में जो चर्चा की थी कि सिविल सेवा की जब तैयारी कर रहे हैं तो वह मूल मंत्र आपको पता होना चाहिए। तो अगर सब चीज़ों को समराइज किया जाए तो हमने कहा था बेसिक रूप से दो ही मूल मंत्र काम आएंगे। पहला मूल मंत्र है, चूंकि सिविल सर्वेंट आपको बनना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको IAS क्यों बनना है या आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनना है। दूसरा मूल मंत्र हमने कहा था कि अगर आपको यह पता चल जाए कि क्या नहीं जाने या क्या नहीं जानना है तो आसानी से आपको पता लग जाएगा कि क्या जानना है। आपको यह बताने के लिए कि क्या नहीं जानना है, यहीं से दूसरे वीडियो की कड़ी शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे कि UPSC का सिलेबस क्या है। वह प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में जो आपके सामने सिलेबस रखा है, वह सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। जब आप बात कीजिएगा प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव तरीके से आपकी जांच की जाती है, आपको गोले भरने होते हैं, और मुख्य परीक्षा में आपके सब्जेक्टिव नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, आपको आंसर लिखने होते हैं। चूंकि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस का दायरा फिक्स है, वहां पर सिलेबस स्पष्ट किया गया है। उसके बाद एग्जाम का अंतिम चरण होता है इंटरव्यू, जहां का सिलेबस का दायरा कोई भी निश्चित नहीं है, कुछ भी वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस दिए गए हैं उस सिलेबस को कैसे जाना जाए। देखिए, सिलेबस को याद कर लेना एक अलग बात है, लेकिन सिलेबस को समझ करके याद कर लेना वो दूसरी बात है। सिविल सेवा की तैयारी में दूसरा वाला कारण ज्यादा जिम्मेदार होता है कि आपको समझ करके आपको सिलेबस पता है या नहीं है, क्योंकि यही आपके रास्ते को क्या करेगा, क्लियर करेगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि UPSC ने इस तरह से सिलेबस को डिजाइन क्यों किया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे ना। सिविल सेवा राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। इस पद में जाने के बाद आपको जिले में सरकार के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसे जन अधिकारी आप कहिए। वह राज्य के नागरिकों के विकास के लिए और संविधान में दिए गए लक्ष्यों के लिए काम करता है। उसे यह सुनिश्चित करना है कि कोई भूखा न सोए, उसे यह सुनिश्चित करना है कि कोई गरीबी से न मरे, उसको यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में वह सारी सुविधाएं पहुंचे जिसके लिए सरकार चुनी गई है। सरकार की योजनाओं का वह क्रियान्वयन करता है। तो जब वह योजनाओं का क्रियान्वयन करता है तो इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ साथ योजनाओं में सटीकता होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए योजना बनाई गई उस उद्देश्य के लिए योजना को लागू किया जा रहा है या नहीं। तो आपको यह कब बेहतर समझ में आएगा, जब चूंकि आप जब जिले में पोस्टेड होते हैं तो उसका एक भूगोल होता है, एक इतिहास होता है, एक समाज होता है, एक राजनीति होती है, एक नैतिक पक्ष होता है, एक संस्कृति होती है। तो इसके बारे में आप पहले इसी विषय के दौरान, इसी UPSC या सिविल सेवा की तैयारी के दौरान पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जब आप देखते हैं तो वो पढ़ी हुई चीजें आपको वहां पर बहुत काम आती है। तो चूंकि एक सिविल सर्वेंट का काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, एक जिले में उसको बहुआयामी काम करने होते हैं, धीरे धीरे उसकी भूमिका पॉलिसी मेकिंग में होने लगती है, तो उसके पास वह विचार होने चाहिए, उस सब्जेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए जो उसके व्यक्तित्व को निखारता है, उसके ज्ञान को निखारता है, और वह न सिर्फ अपने बारे में बल्कि पहले राष्ट्र और नागरिकों के बारे में सोचता है। सिविल सेवा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। एक भी व्यक्ति अगर इसमें गलत सेलेक्ट हो जाए तो इससे उस व्यक्ति का तो नुकसान होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान राष्ट्र का होता है, राष्ट्र के नागरिकों का होता है। इसीलिए इस चयन की परीक्षा में बहुत गुणवत्तापरक मानक रखे गए हैं और योग्य व्यक्ति का ही चुनाव किया जाता है। ठीक है, आप विश्व के 790 करोड़ लोगों में से आप भी एक व्यक्ति हैं। आपके भी एक लक्ष्य है, जैसे हजारों करोड़ों लोगों के लक्ष्य हैं। आपका लक्ष्य है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है और आपको राष्ट्र के लिए कुछ करना है। आपको अपनी रचनात्मक भूमिका और अपने योगदान को क्या करना है, राष्ट्र के प्रति निभाना है। इसमें अपनी आकांक्षा भी होती है कि पद मिलेगा, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आपके कार्य के दायरे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपको जब आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यह नागरिक बनना चाहिए भारत के, और नागरिकों को वह सारी चीजों से अवगत होना चाहिए जो राष्ट्र से जुड़ी हुई है। आपसे जो जुड़ी हुई है वो तो पता ही होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र से जुड़ी हुई है वह भी आपको पता होना चाहिए।
तो आप अपने आप को किसी खुले स्थान पर ले जाइए जहां पर चारों तरफ मानव निर्मित संरचना नहीं है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, आप खुले आसमान के नीचे हैं जहां पर आप सूर्य को देख पा रहे हैं। और अगर रात के समय आप देखते हैं तो कई सारे तारे और ग्रह आपको दिखाई, चंद्रमा आपको दिखाई देता है। तो मनुष्य से बाहर एक प्राकृतिक व्यवस्था, एक नेचुरल सिस्टम है जो आपसे बाहर है, लेकिन वह आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके निर्माता आप नहीं हैं, लेकिन आपको यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आप अगर हवा नहीं लीजिएगा, आप अगर खाना नहीं खाइएगा, आप अगर जल नहीं पीजिएगा, तो सोचिए कि आप जिंदा नहीं रहिएगा। तो यह प्राकृतिक व्यवस्था, यह नेचुरल सिस्टम है। सूर्य नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी, तो रोशनी नहीं होगी तो मनुष्य नहीं होगा। तो यह व्यवस्था आपसे जुड़ी हुई है। इस व्यवस्था को आपको जानना चाहिए कि कैसे वायुमंडल के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे आप अंतरिक्ष कहते हैं, जहां पर बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जहां पर पूरा विश्व एक जगह समेटा हुआ था, उस पर एक महाविस्फोट हुआ और कई सारे तारे ग्रह बने और इतना फैलाव होता गया, ऐसा फैलाव होता गया, और उसी में से एक ग्रह पृथ्वी जिस पर जीवन का विकास हुआ। तो वह कौन कौन सी दशाएं थी कि जिस पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर एक भूगोल का निर्माण हुआ, जीवन के साथ साथ यहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतु भी आपको दिखाई दे। आपको पता चलेगा कि पृथ्वी के ऊपर एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडल की अवसंरचना है जो पृथ्वी के पूरे तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर एक समुद्र है, एक जल का विज्ञान है, जहां से अलवन जल स्वच्छ जल के रूप में आपको बारिश के रूप में प्राप्त होता है, जो कई सारे पेड़ पौधे और मनुष्य के अस्तित्व का ही कारण बनता है। और तीसरा आप पढ़िएगा कि आपके आसपास एक भूगोल है, आपके आसपास एक भूपरपटी है, एक आपके पास भूप्रदृश्य है जिसको आप देखते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो यह वायुमंडल, यह समुद्र मंडल और यह स्थल मंडल तीनों मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं, जिससे जीवन का निर्माण होता है। उसी जीवन में से आप भी एक हैं, लेकिन आपके अलावा भी पेड़ पौधे और जीव जंतु भी हैं। तो यह आपको ज्ञान होना चाहिए कि यह पूरी प्राकृतिक व्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे वर्षा होती है, कैसे तापमान बढ़ता है, क्यों भारत में अंटार्कटिका जैसी कंडीशंस नहीं है, कई सारे द्वीप देश हैं तो वहां पर क्या स्थिति होती है। तो यह आपको तब पता चलेगी जिसके अतीत को जानते हो, इसके पीछे के कारणों को जानते हो। तो यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? प्राकृतिक व्यवस्था है जो आपसे बाहर है। क्या आपको यह पता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि यह आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, पृथ्वी पर प्रकृति का चोट उतना ज्यादा ही पहुंचा है। तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अनियमित वर्षा हो रही है, कई बार सूखे जैसी स्थिति भी दिखाई देती है। चक्रवात की इंटेंसिटी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें जो आज की घटनाएं हैं, तो जब तक आपको इन सब के पीछे की उत्पत्ति के सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे, तब तक आप यहां पर नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको विषय है भूगोल और जैव विविधता, इन्वायरमेंट। भूगोल और पर्यावरण ये दो विषय हैं। ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सिविल सेवा के दौरान पढ़ने हैं। तो मैंने आपको यह बताया कि क्यों पढ़ना है, पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहां पर हम यह बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और क्यों पढ़ने। तो पहला हमने ये कहा कि आपके आसपास जो प्राकृतिक व्यवस्था है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, उस व्यवस्था को आपको जानना है। तब आप यह जानिएगा कि इतने सारे प्रकृति के उत्पाद में से आप भी एक उत्पाद हैं। आपका एक छोटा सा वजूद है इस प्रकृति में, और आपको अपने जीवन में उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो आप अपेक्षा अपने आप से करते हैं। प्रकृति ने जीव जंतु और पेड़ पौधे के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया, मानव को भी उत्पन्न किया। यह मानव ने अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए, अपने कौशल का विकास करते हुए दो चीजों का निर्माण किया, सभ्यता और संस्कृति। और इसी सभ्यता और संस्कृति को से आप जुड़े हुए हैं, और सभ्यता और संस्कृति के ही आप उत्पाद हैं। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप खाते हैं, जैसा आप पीते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप पहनते हैं, यह आपके सांस्कृतिक आयाम है, यह आपकी संस्कृति का परिलक्षण है। अगर आप दक्षिण भारत में जन्म लिए, अगर आप पूर्वोत्तर भारत में जन्म लिए, अगर आप राजस्थान में जन्म लिए, अगर आप यूपी बिहार में जन्म लिए, तो आपके जीवन शैली में उस जगह की संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो भारत में सांस्कृतिक विविधता है। इस विविधता को जानने के लिए आपको इतिहास को जानना होगा, और भारत की विभिन्न सभ्यताओं का भी भारत देश है, जहां पर हमने अमूर्त चीजों का प्रकटीकरण कर दिया। हमने कई सारे स्थापत्य की वैसी अवसंरचनाओं का निर्माण किया जिसको देख करके हम गर्व कर सकते हैं कि यह स्मारक
भारतीयों ने बनाए, यह स्मारक हमारे लोगों ने बनाए, और इतने साल के बाद भी यह स्मारक उतने ही जीवंत रूप से खड़े हुए हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। तो भारत एक सभ्यताओं का भी देश रहा है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। वह सभ्यता सारे विश्व के लिए एक नजीर पेश करती है कि 4000-5000 साल पहले भी मानव कितने बेहतरीन तरीके से रहता था। हमारे यहां कई सारे किलों का निर्माण हुआ, कई सारे गुहा स्थापत्य का निर्माण हुआ, केव्स में हमने कर दिए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थापत्य का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, ये सारे स्थापत्य के पार्ट थे। तो हमने कला का प्रकटीकरण कर दिया, वह हमारे स्थापत्य का हिस्सा बन जाता है। तो मानव ने विकास के क्रम में सभ्यता और संस्कृति का उदय किया। उसी सभ्यता और संस्कृति के हम भी और आप भी क्या हैं, सभी क्या हैं, उत्पाद हैं। अगर इस सभ्यता संस्कृति को हमें जानना है, इस सभ्यता संस्कृति चूंकि आपसे जुड़ी हुई है, तो आपको भारत के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि कैसे इतिहास में हमारी सभ्यता और संस्कृति आपस में क्या हुआ, जुड़ी हुई थी, और कैसे यह काल क्रम में विकसित हुई। जब आप इतिहास में पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि प्राचीन भारत जो अपनी सभ्यता और संस्कृति में उतना उन्नत था, एक आप गोल्डन इंडिया कह सकते हैं, समृद्ध इंडिया कह सकते हैं, जहां पर भारतीयों ने उन चीजों को विकसित कर लिया जो अपने आप में गर्व करने वाली बात थी। हमारे यहां महान महान सम्राट हुए, महान महान विचारक हुए, महान महान सुधारक हुए, बुद्ध और जैन जैसे लोग जन्म। भारत में इतने सारे धार्मिक साहित्य लिखे गए, कला का विकास हुआ। तो यह प्राचीन भारत इतना गरिमामय भारत, जिस पर आप गर्व महसूस कर सकते हैं कि वह भारत जिस पे हमने जन्म लिया है वह इतनी गौरवमयी संस्कृति से जुड़ी हुई है। फिर आप पढ़िएगा कि कैसे इस भारत पर बाहर के लोग आए, अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास किए, भारत की संस्कृति को दबाने का प्रयास किए, और वह अपने मंसूबे में सफल भी हुए। और धीरे धीरे भारत का एक डार्क एज चालू होता है, एक काला अध्याय चालू होता है, जहां पर संस्कृति के उन सभी तत्वों में गिरावट होने लगती है और भारत के समाज में कई सारी कुरीतियां अपनी जड़ें जमा चुकी थी और उसका प्रभाव समाज पर अवश्य रूप से दिखता है। तो यह आप पढ़िएगा मध्यकाल का इतिहास, कैसे कैसे भारत में इस चीज का विकास हुआ। फिर अंग्रेज हमारे आए और अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास किया, अपने शोषण के उद्देश्य के लिए भारत को लूटा, भारत को चूसा और भारत के संसाधनों को लेकर के ब्रिटेन चले गए और जो सोने की चिड़िया थी उसको पूरी तरह क्या कर लिया, शोषण कर लिया। अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति को भी भारत में थोपने का प्रयास किया। सिविलाइजिंग मिशन के तहत अंग्रेजों ने यह कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति निकृष्ट है, अंग्रेज सभ्य हैं, तो आप लोग हमारे जैसा बनने का प्रयास कीजिए और हम आपको अंग्रेज और सभ्य बनाने के लिए आए। यह अंग्रेज का सांस्कृतिक रूप से भारतीयों को गुलाम बनाने का प्रयास था और अंग्रेज सफल भी हुए। फिर आप पढ़िएगा कि कैसे भारतीय लोग खड़े हुए अंग्रेजों के विरोध में, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आलोचना कर रहे थे, और हमारा एक स्वतंत्रता संग्राम आपको देखने को मिलेगा, कैसे हमें आजादी मिली, कैसे हम आजाद भारत में सुरक्षा, विकास और न्याय के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो यह एक भारत का इतिहास क्रम है। इतिहास को आपको जानना होगा, इसके साथ साथ विश्व के इतिहास को जानना होगा कि कैसे विश्व में, यूरोप में क्रांतियां हुई, यूरोप का नक्शा बदला, यूरोप में विश्व युद्ध हुए, यूरोप में उपनिवेशवाद के बीज बोए गए जिसने सारे विश्व को गुलाम कर लिया। तो यह इतिहास आपको जानना होगा क्योंकि वो सारी कड़ियां भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए आपको इतिहास को समझना होगा। तो इतिहास भी आपके सिलेबस का क्या है, हिस्सा है। जब आप इतिहास को जानिएगा तो चूंकि इतिहास में ही समाज के बीज पिरोए हुए होते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने विकास के क्रम में समाज का निर्माण भी करता गया। वह समाज परिवार और धर्म से बंधा हुआ था, जो मानव के जीवन को नियमबद्ध करती थी, मानव के जीवन को प्रोत्साहित करती थी और मानव के जीवन को संस्थाकरण करती थी, मजबूत करती थी। तो समाज की उन संस्थाओं का विकास हुआ, वह संस्थाओं मानव सभ्यता और संस्कृति को कई उन्नति के स्तर पर ले गए। तो इसके लिए आपको समाज को पढ़ना होगा। क्योंकि भारतीय समाज में इतनी विविधता है, तो विविधता क्यों है? भारतीय समाज में विविध समस्याएं भी हैं, जैसे पैट्रियार्की है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है। वो सारी समस्याएं क्या है, इस समस्याएं से कैसे हम निपट सकते हैं, इस समस्याएं की उत्पत्ति कैसे इतिहास में हुई, उनको आपको जानना होगा। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, कहां तक हमने सुधार किया और कैसे हम सुधार कर सकते हैं, और भारत में जो समाज के वंचित शोषित वर्ग हैं उनके विकास के लिए आपको क्या करना है। तो ये सारे एंगल आपको समाज में पढ़ने होंगे, क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा हैं, आप भी किसी परिवार का हिस्से हैं, आप भी किसी धर्म का हिस्सा हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया, इस डिस्कशन में हमने देखा कि आपको सबसे पहले एक प्राकृतिक व्यवस्था पता होना चाहिए जिससे आप जुड़े हुए हैं। आपको अपनी सभ्यता और संस्कृति के बीज को खोजना होगा।
वह आपको इतिहास में खोजना होगा। तो इसके लिए आपको इतिहास समझना होगा। चूंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं, आप किसी परिवार, धर्म, जाति से जुड़े हुए हैं, आप किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको समाज भी पढ़ना होगा। तो यह 3 चीजें, यह 3 विषय आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 1 मेंस में लिखे हुए हैं। पहले इतिहास, फिर आपको समाज, फिर आपको भूगोल। आप समझिए कि यह डिजाइनिंग इसलिए की गई है कि यह 3 सब्जेक्ट्स चूंकि प्राथमिक स्तर पे पहले आपको जानने हैं, इसलिए मेंस के पेपर में पहले इन 3 विषय को रख दिया गया है। हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप विषय को समझें, कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, इस चीज को समझिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इतिहास में क्या पढ़ना है, समाज में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है। पहले यह तो पता चले कि क्या क्या पढ़ना है। जब तक यह नहीं जानेंगे तो हम रटना चालू करेंगे, और रटी गई नॉलेज ज्यादा देर तक नहीं चलती है। आज सूचनाओं का दौर, सूचनाओं के इस समंदर में ज्ञान कहीं लुप्त सा हो गया है। हमारे पास सूचनाओं का भंडार तो इकट्ठा होते जा रहा है, लेकिन ज्ञान का स्तर कम होते जा रहा है। मतलब क्या है कि सूचनाएं बढ़ तो बहुत रही है, या मात्रा के स्तर पे, क्वांटिटी के स्तर पे बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी के स्तर पे गिरावट हो रही है। क्योंकि कई सारे फेक न्यूज, कई सारे इंफॉर्मेटिव न्यूज आपके सामने रख दिए जाते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता है, जिसका आपका परीक्षा के लिए भी कोई लेना देना नहीं है। या अति सूचना आपको तनाव उत्पन्न करती है, आपके अंदर समस्या उत्पन्न करती है। इससे आपको बाहर निकलना है, आपको सूचनाओं से बाहर निकलना है, आपको ज्ञान के दायरे में घुसना है। जब आप ज्ञान के दायरे में घुस गए तो आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सी सूचना इंपॉर्टेंट है, कौन सी सूचना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लड़ाई पहले सूचनाओं का संग्रह नहीं है, लड़ाई पहले यह है कि पढ़ना क्या है वह पता चले। तो हमने अपने वीडियो की इस दूसरी कड़ी में यह बताया कि यूपीएससी के मेंस के पहले प्रश्न पत्र में उन 3 विषयों को जानना क्यों जरूरी है। आगे वीडियोस में हम दूसरे, तीसरे और चौथे जीएस के पेपर में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।